जो बांग्लादेश के साथ के अंदर अभी हमारी स्थिति चल रही है कि उसको देखते नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या असर आपको नजर आता है जो आएगा? कितना टेरिफ प्रपोज किया इंडिया ने जो वहाँ से आएगा यूएस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से? उसमें सोडियम आयन बैटरीज की बात चल रही है अभी, क्या है ये और ये कैसे अलग है लिथियम आयन बैटरीज? अच्छा, जो ये अभी फाइनेंस कमीशन ने जो कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मानक दिए उसमें कई स्टेट्स को लॉस है, क्या कारण है? मैं कम इन सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताएं, नाम लिए बगैर। मैं बाड़मेर जिले के चौटन गांव का निवासी हूं। मैंने कक्षा 10वीं अपने होम टाउन से की है। कक्षा 12वीं मैंने कोटा से की है। उसके बाद वर्ष 2015 से 19 में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूपीएस देहरादून से बीटेक कंप्लीट की है। उसके बाद मैं 2 वर्ष तक जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड में बतौर एसोसिएट मैनेजर जॉब की है और वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में ही कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आरपीएससी के इंटरव्यू के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, आपने जिंदल में काम किया। यस सर। ऐसी कौन सी चीजें आपको वहां पर ऐसी लगी जो अगर आप सरकार में आ जाते हैं तो इसको लागू करना चाहेंगे यहाँ? सर जिंदल जो थी एक टेक्निकल फील्ड की कंपनी थी, तो डायरेक्टली तो ऐसी कोई चीज़ मुझे लगती नहीं है जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, परंतु वहाँ पर जो मैंने जो कार्य सीखा है वहाँ पर जैसे डिसीजन मेकिंग है या फिर फ्लेक्सिबल तरीके से काम करना है, क्योंकि प्लांट एक 24/7 एक एंटिटी थी। तो यहाँ पर भी जो 24/7 सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर होते हैं उनको काम करना पड़ता है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर मेरे काम आएगी सर। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक मैनेजर के रूप में आपने काम किया और आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो दोनों के अंदर कुछ अलग अलग धाराएं हैं या एक ही लगती है आपको? हाँ सर, मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको भी मैनेजर का काम करना पड़ता है, हालांकि उससे अतिरिक्त और भी कई कार्य करने पड़ते हैं। तो ये मैं 2 धाराएं ना होकर के उसका एक सबसेट इसे मैं मानता हूँ सर। अच्छा, यस सर। राजस्थान के अंदर आप बाड़मेर से आते हैं। यस बाड़मेर की कुछ चीजें जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सर, बाड़मेर को हस्तशिल्प कला की ड्योढ़ी कहा जाता है, अर्थात हस्तशिल्प कला की वह एक प्रवेश द्वार है। वहाँ पर उसके अतिरिक्त वर्तमान में अपने पुराने पिछड़ेपन को दूर करते हुए आजकल बाड़मेर के जो युवा हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त वहाँ पर शिक्षा का प्रसार जो है वो बड़ा है और बाड़मेर में अभी भी कृषि पर, पशुपालन पर जो निर्भरता है वो बहुत अधिक है, परंतु वर्तमान में जो वाणिज्यिक कृषि है, अनार है या फिर अंजीर है, तो इनकी खेती के कारण भी वहाँ पर उत्थान हो रहा है लोगों का। अच्छा, क्या कारण है कि इतना ज्यादा बाड़मेर को हम टूरिज्म के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? सर बाड़मेर में टूरिज्म के लिए एक तो पास में जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर अपने आप में एक डेजर्ट टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है, तो हम बाड़मेर में अपेक्षाकृत कम टूरिस्ट आकृष्ट कर पाते हैं और कुछ वहाँ पर अभी बॉर्डर टूरिज्म आदि की संभावनाएं हैं जो विकसित की जा सकती है, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तीसरा एक कारण यह भी है कि रेल कनेक्टिविटी के मामले में बाड़मेर अभी भी पिछड़ा हुआ है। जो बॉर्डर एरिया में रेल कनेक्टिविटी हो जाए तो बेहतर तरीके से हम टूरिज्म को और बढ़ा सकते हैं। अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और उसके अंदर अभी आपने कल पढ़ा होगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ में मिलकर बर्मा और बांग्लादेश को मिला के एक ऐसा कार्ड बनाना चाह रहा हैगा तो भारत के खिलाफ हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? सर पाकिस्तान ने निश्चित रूप से चाइना और बर्मा और बांग्लादेश के साथ में मिलकर के कुछ संधि करने का प्रयास किया है, परंतु ये एक टेम्परेरी संधि है, क्योंकि जो बांग्लादेश में अभी जो रिजीम चल रही है वो पाकिस्तान के फेवर की है तथा इसके माध्यम से वो एक भारत को एक घेरने की रणनीति बनाना चाहता है। तो भारत को इसमें एक तो ग्लोबल साउथ का सपोर्ट लेना चाहिए, दूसरा बांग्लादेश के साथ में अभी भी हमारे संबंध उतने खराब नहीं हुए हैं, तो भारत को बांग्लादेश के साथ में अपने जो डायलॉग और डिप्लोमेसी को जारी रखते हुए संबंध स्थापित करते रहना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर परसों चुनाव है। यस सर। है ना, आज 10 तारीख है, 12 तारीख को वहां पर चुनाव है। अगर वहां पर कौन 2 पार्टियां हैं जिसमें
जमात अगर इस्लामी आ जाती है तो वो तो भारत के खिलाफ बात कर रही है पूरी तरह से, तब क्या होगा? सर निश्चित रूप से जो जमात पार्टी है वो भारत के उतना पक्ष में नहीं है, परंतु एक बार सरकार में आ जाने के बाद में डायनेमिक्स जरूर चेंज होते हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार उनसे भी डायलॉग और डिप्लोमेसी स्थापित करके उन्हें कम से कम संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी। जो बांग्लादेश के साथ के अंदर अभी हमारी स्थिति चल रही हैगी, उसको देखते नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या असर आपको नजर आता है जो आएगा? सर एक तो नॉर्थ ईस्ट को जो शेष भारत से जोड़ने वाला क्षेत्र है चिकन नेक कॉरिडोर, उसको सराउंड करता है बांग्लादेश, तो एक तो वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो एक तो वहां पर जो प्रोटेक्शन है वहां पर यदि चीन की प्रेजेंस बढ़ती है बांग्लादेश में ऐसा होने से, तो वहां पर हमें जरूर एक खतरा रहेगा। और इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट में जो रिसोर्सेस हैं, आने जाने का साधन है, तो एक वहां पर जरूर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आप यूएस टेरिफ है उसके कुछ जो कंपोनेंट या घटक हैं उनको पे काफी एक असमंजस या संदेह की स्थिति या क्लैरिटी नहीं है। Yes. जैसे 500 मिलियन का परचेज करेंगे हम यूएस से अगले 5 साल में, यस सर। तो अभी कितना है, कैसे करेंगे, कुछ इसका कोई रोड मैप कुछ आपको अंदाजा लगा पा रहे हो? सर वर्तमान में लगभग 80 बिलियन डॉलर का हम लोग निर्यात करते हैं, 40 से 50 बिलियन डॉलर हम आयात करते हैं, तो हम एक ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। और 500 बिलियन डॉलर को 5 वर्ष में करना है, इसमें जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एविएशन सेक्टर का होगा, सिविल एविएशन का, जिसमें हम एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन के जो कंपोनेंट्स है जैसे एयरबस आदि को हमने एयर इंडिया ने ऑर्डर दिए हुए हैं, उनके माध्यम से पूर्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम ऑयल जो परचेज है वो कच्चा तेल जो है वेनेजुएला हो या यूएसए से, यदि हम कच्चे तेल की परचेज बढ़ाएंगे तो उसके माध्यम से भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 100 बिलियन डॉलर तो लगभग सिविल एविएशन से और कुछ ऑयल के कंट्रीब्यूशन से, और बाकी हमारा जो नॉर्मल व्यापार चल रहा है इसके माध्यम से हम 500 बिलियन इंटेंड टू जो अचीव है वो हम कर पाएंगे सर। पर ऐसा बंधन में हम क्यों बंधे? अभी किसी एफटीए में तो ऐसी हमने अपने ऊपर बंदिश अमेरिका ने तो नहीं लगाई कि हम मिनिमम इतना परचेज आपसे करेंगे। सर टेक्सटाइल और जो जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स के जो क्षेत्र है बहुत सेंसिटिव है और एक लेबर इंटेंसिव है, और भारत में कई एमएसएमईज जो हैं जॉब के लिए इस पर डिपेंडेंट है, तो हमने उन सेक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार का सौदा किया है। पर एग्रीकल्चर का जब अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा उसमें इससे ज़्यादा लोग हमारे इन्वॉल्व हैं और उनके हित ऐसा माना जा रहा है, परसीव कर रहे हैं इंडिया के फार्मर्स कि उनके हितों के को खतरे में डाल दिया गया है। इसमें क्या फैक्ट्स क्या हैं? सर मुझे जो लगता है कि अभी एक तो इसमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो 15 मार्च तक आएगा, तो उस समय बेहतर तरीके से बता पाएंगे, परंतु जो मुझे लगता है अभी भारत ऐसे जो फल जिनका उत्पादन भारत नहीं करता है, जैसे क्रैनबेरी है या और कुछ फल हैं, सिर्फ उन्हीं को हम आयात करेंगे, बाकी जो हम यहाँ पर उत्पादन करते हैं उन पर प्रतिबंधी रहेगा। और यदि ऑयल में देखा जाए तो जैसे सोयाबीन का तेल है तो भारत पहले से आयात करता ही है, तो सोयाबीन तेल को हम दूसरे देशों से आयात ना करके यूएसए से आयात करेंगे, इस प्रकार कुछ रणनीति है। तो वहां से क्यों करेंगे? अगर हमें मान लो मलेशिया से सस्ता मिलता है सोयाबीन का, तो जरूरी है वहां से परचेज करें? हमारी अपनी एक निर्णय लेने का या सपोज करो बिजनेस का जो बेसिक रूल है उसी को हम जोखिम में डाल रहे हैं। नहीं सर, मुझे लगता है जहां से हमें सस्ता मिलेगा वहीं से हम आयात करेंगे। यदि यूएसए ने जो एग्रीमेंट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है यूएसए सस्ता देगा, और ये कोई बाध्यता नहीं है सर। पर कितना टेरिफ प्रपोज किया इंडिया ने जो वहां से आएगा यूएस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से? उस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर सर अभी 18% टैरिफ की बात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो यूएस का है, इंडिया कितना लेगा? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी याद नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। कोई जी बात। सर। रशियन ऑयल के बारे में क्या स्थिति है? सर रशियन ऑयल हम लगभग पिछले 10-12 माह से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं रशियन ऑयल को परचेज करने में, क्योंकि जो रशिया के द्वारा सब्सिडीज दी जा रही थी वो निरंतर रूप से कम होती जा रही थी। हम पहले 21 बैरल पर डे ले रहे थे, 21 मिलियन बैरल पर डे ले रहे थे, अभी वो लगभग 11 बैरल पर डे पर आ गई है। और एग्रीमेंट में क्या प्रावधान है डील में? सर एग्रीमेंट में तो ये लिखा हुआ है कि उनके द्वारा भारत पर एक मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। यदि वे रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। इंडिया का क्या स्टेटमेंट है? सर इंडिया इस पर ग्रे एरिया एक साइलेंट है अभी इस पर,
और इंडिया ने यही कहा है कि हम जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रखेंगे। अभी नए इनकम टैक्स रूल्स जो अभी प्रपोज किए हैं 1 अप्रैल से जो इफेक्ट में आएंगे, यस उसमें पेन की मैंडेटरी कहाँ कहाँ होगा? कुछ संशोधन किए पेन की सर, बाध्यता सॉरी के सर, बाद। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं एक हाँ। बार जाके चेक जरूर करूँगा। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, यस सर। उसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या डिसीजन हुआ है? सर, साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई अभी मुझे जो याद कंपनसेट नहीं है। कस्टमर्स को करने से रिलेटेड कुछ हुआ हो? सॉरी सर, मुझे अभी इसके बारे में मैंने पढ़ा तो था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है सर। एमएसएमई कोलेटरल फ्री लोन के बारे में? सर, इतना ही याद आ रहा है मुझे कि कोलेटरल फ्री लोन की जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है, और कितना है मुझे डेटा भी रिकॉल नहीं हो रहा है। मिस सेलिंग से रिलेटेड? सॉरी सर। मिस सेलिंग, गलत बेचना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को, सॉरी सर, आपको नहीं जानकारी? मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने सर ये पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं। चलो, अब पढ़ना चाहिए। श्योर सर, थैंक यू सर। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स और जो लैंड बेस्ड सोलर प्लांट्स हैं, उनके मैकेनिज्म में क्या फर्क होता है? मैम, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसमें एक तो मॉइस्चर आने के चांसेस रहते हैं, और उनको टाइम टू टाइम क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी आवश्यकता जो लैंड वाले सोलर प्लांट उसमें नहीं पड़ती है। मैकेनिज्म में मैम एज सच मुझे अभी कोई डिफरेंस मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी मैम। कहाँ पे है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट? फ्लोटिंग सोलर प्लांट मैम मध्य प्रदेश में है, मुझे अभी जगह का नाम याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी मैम। ठीक है। आप मान लीजिए एसडीएम बन जाते हैं, ठीक है, और आपके एरिया में दंगे हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, यस मैम। तो आप क्या करेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करूँगा तथा अपने हम्म। सीनियर्स को इन्फॉर्म करूँगा, हम्म। और यदि सूटेबल होगा तो मैं घटनास्थल पर जाऊँगा। उचित जो रिसोर्सेज हैं, यदि पुलिस फोर्स है जो, या फिर अग्निशमन यंत्र है, एम्बुलेंस है, इनके साथ में, और उसके बाद में धारा 144 भी लगाई जा सकती है। यदि वैसी आवश्यकता पड़ जाए तो कर्फ्यू लगाया जा सकता है, और इसके माध्यम से एक बार जो परिस्थिति हिंसात्मक हो रखी है उसको पहले शांत करवाऊंगा। उसके बाद में जो करेक्टिव मेजर्स है वो लिए जाएंगे। जिन समूहों के बीच में झड़प या ऐसी कोई हिंसा हुई है यदि, तो उनके जो भी गणमान्य नागरिक हैं या धार्मिक गुरु हैं, तो उनके माध्यम से शांति समिति बनाई जाकर पूरे एरिया में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक शांति की अपील करवाई जाएगी, और ओवरऑल इसको शांत करवाई। ठीक है। आप राजस्थान में रहे हुए हैं, आप उत्तराखंड में रहे हुए हैं, और आप हरियाणा में रहे हुए हैं। जी मैम। आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मैम, यदि ओवरऑल देखा जाए तो मुझे राजस्थान में रहना सबसे अच्छा लगा। ऐसा क्यों? क्या अच्छा लगा राजस्थान के बारे में आपको? मैम, सबसे पहले तो राजस्थान मेरा नेटिव प्लेस है, तो मुझे बचपन से मैं जहाँ रहा हूँ मेरी कंडीशनिंग वैसी है, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगी। दूसरा, बाकी स्टेट्स जो हैं, यदि उत्तराखंड में यदि देखें तो थोड़े से अपने को लेकर रिजर्व रहते हैं लोग, तो एक वो चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो नहीं लगता है। बहुत वेलकमिंग, बहुत हॉस्पिटैलिटी अच्छी है राजस्थान में। और हिसार या हरियाणा में जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर बहुत ब्लंट या लोग बोल्ड होते हैं, तो वो मुझे लगता है राजस्थान में वो चीज़ भी नहीं है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वार्म, वेलकमिंग लोग हैं, इसलिए मुझे राजस्थान सबसे अच्छा लगता है। ठीक है। सोडियम आयन बैटरीज की बात चल रही है अभी, क्या है ये और ये कैसे अलग है लिथियम आयन बैटरीज से? मैम, लिथियम आयन बैटरीज की तो फीचर होता है कि वो एनर्जी डेंसिटी अच्छी होती है उनकी, और सोडियम आयन बैटरीज जो होती है सस्ती होती है, और ये अभी वर्तमान में मतलब इस पर रिसर्च चल रही है, अभी इस पर इसका कमर्शियल यूज अभी तक नहीं हो पा रहा है। लिथियम कहाँ पे मिलता है राजस्थान में? सॉरी मैम, राजस्थान में लिथियम की मुझे जानकारी नहीं। भारत में? भारत में भी किससे नहीं। इंपोर्ट करते हैं हम? कौन से देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? मैम, सबसे ज्यादा तो हम अभी चीन से इंपोर्ट करते हैं। श्योर है आप? श्योर नहीं हूँ लिथियम चीन से इंपोर्ट करते हैं हम? मैम, या तो हो सकता है वो अर्जेंटीना या चिली हो उसमें। हाँ। सॉरी मैम। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जिसमें कंडक्टर और जो नॉन इंसुलेटर के दोनों के फीचर्स होते हैं, और इसके लिए जो मेजर मटेरियल है सिलिकॉन या जर्मेनियम है। तो अभी सेमीकंडक्टर का मिशन आया है 2.0, क्या है ये? मैम, सेमीकंडक्टर 2.0 में सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, उसके मामले में जहाँ भी हमारे विदेशों से हमें जो रिसोर्सेज आयात करने हैं
उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर्टीज आदि एक्वायर करना, खाने एक्वायर करने की चीजें हैं। कितना आउटले कितना है, बजट कितना है मिशन का? सॉरी मैम, मुझे इसके 1.2 से कैसे अलग है 2.2? सेमीकंडक्टर 1.0 में तो मैम जो भी सेमीकंडक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उस पर ज़्यादा फोकस था कि हमें यहाँ पर प्लांट्स लगाने हैं, विदेशी जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर लाना है। इस बार हमारा फोकस एक तो वहाँ पर से रॉ मटेरियल एक्वायर करना और जॉइंट वेंचर आदि बनाने का है। दो स्टेटमेंट देती हूँ मैं, एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी और एक टेक्नोलॉजी गिवन सोसाइटी, इसमें से कौन सा चूज करेंगे आप? मैम इसमें मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी चूज करूंगा। सोसाइटी जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव करती है, टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई सोसाइटी मैम एक बहुत यूनिटरी फीचर हो गया है इस चीज का, तो वो मुझे उतना अपील नहीं कोई करता। एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका? मैम जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि हमारी पहले जो आदत थी वो कैश यूज करने की थी, वर्तमान में हम डिजिटाइजेशन पे या यूपीआई पे आ गए हैं, तो सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी का एक एग्जांपल कह सकता हूँ। एआई मिशन क्या है भारत का? भारत का एआई मिशन जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, लगभग 10,300 करोड़ इसका बजट है। 7 कंपोनेंट्स हैं इसमें, जिसमें देश में जीपीयू विकसित करना है, एआई की जो फाइनेंसिंग है उसको लेकर के कुछ। जीपीयू क्या होता है? मैम जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके माध्यम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोसेसिंग होती है वो एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर कह सकते हैं इसे, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और यदि एआई में कोई भी इनपुट आउटपुट दिया जाता है तो वो वहाँ से प्रोसेस होकर के आता है। थैंक यू। अच्छा, आप जिंदल स्टील में काम कर चुके हैं, इस स्टील इंडस्ट्री के सामने अभी क्या चैलेंजेस हैं? सर स्टील इंडस्ट्री के सामने मेजर चैलेंजेस रॉ मटेरियल की कीमत का है। पिछले एक वर्ष में लगभग 30% कीमतें बढ़ी है, तो हमें कॉम्पिटिटिव रहने के लिए मुश्किल आ रही है। दूसरा, वर्तमान में हमारा यूएसए सबसे बड़े निर्यातक देशों में शामिल है। यूएसए के द्वारा हाल ही में जो एग्रीमेंट किया गया, इसमें भी स्टील, एल्यूमिनियम आदि सेक्टर्स में जो ड्यूटी है वो कम नहीं की गई है, तो हम उतने प्राइस कॉम्पिटिटिव उसमें उस क्षेत्र में अब भी नहीं है। ये 2 मेजर चैलेंजेस मैं भी देख पा रहा हूँ। अच्छा, अभी भारत में कोई पॉलिसी आई है कि जो मिनरल वेस्ट है उसमें से कुछ और खनिज निकालेंगे, क्या पॉलिसी है, कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, एक बार जाके चेक जरूर करूँगा। अवेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो ये अभी फाइनेंस कमीशन ने जो कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मानक दिए, यस सर, उसमें कई स्टेट्स को लॉस है, क्या कारण है? कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको लॉस है इसमें रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, और सर, क्या कारण है उसके? सर पर्टिकुलरली किसी स्टेट को लॉस है मुझे ऐसा नहीं पता है, परंतु कुछ नए फैक्टर्स ऐड किए गए हैं। कौन पहला से फैक्टर है, एक तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है जिसका 10% वेटेज रखा गया है, तो संभवतः ऐसे राज्य जिनका जीडीपी में योगदान कम होगा वो इससे खुश नहीं होंगे। दूसरा, जो इनकम डिस्टेंस होता है उसमें 2.5% का वेटेज कम किया गया है। इनकम डिस्टेंस क्या? इनकम डिस्टेंस अर्थात यदि किसी राज्य की इनकम सबसे अधिक है तो उससे अन्य राज्य जितना अधिक अंतर होगा उसके अकॉर्डिंग जो डिवोल्यूशन है वो किया जाता है, तो वो इनकम डिस्टेंस में भी 2.5% का वेटेज कम किया गया है। और एक फिस्कल एफिशिएंसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, उसका भी वेटेज कम किया गया है। इसके कारण कुछ राज्यों को हो सकता है कि असंतोष होगा। अच्छा, अगर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको व्यापार के अनुसार बांटा जाए तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? सॉरी सर, मैं सवाल। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार के अनुसार अर्थव्यवस्था कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी भाग हो सकते हैं व्यापार के अनुसार? सर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हो सकते हैं। 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए, प्राइमरी क्षेत्र क्या होते हैं? सर प्राइमरी क्षेत्र जिसमें कृषि और खनन मूलतः शामिल होते हैं, कृषि में भी फिर पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी और है। सेकेंडरी में बिजली है और इसके अतिरिक्त उद्योग हैं और एमएसएमईज हैं, ये शामिल होते हैं। और टर्शरी में जो सेवा क्षेत्र है जिसमें आईटी है, हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्रीज आदि है, टूरिज्म है, ये शामिल होते हैं। तो हमारी जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से क्षेत्र का है?
सर जीडीपी में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, तृतीय अच्छा, क्षेत्र। सर्विस सेक्टर के जो कौन कौन से एरियाज या क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बजट के लिए काफी प्रावधान किया गया है और प्राथमिकता दी गई है? अभी सर जो 26-27 का जो बजट आया है, यस सर। इसमें सर्विस सेक्टर के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है? सर ऑरेंज इकोनॉमी जो है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसको लेकर के लगभग 15,000 लैब्स आदि बनाने का प्रावधान किया गया है और इसके माध्यम से हम कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देंगे। अभी मुझे यही रिकॉल हो रही है सर। टोटल बजट ले आउटले कितना था इस साल? सर टोटल बजट आउटले लगभग 54 लाख करोड़ है सर। 54 लाख करोड़ है। यस सर। अच्छा, ये इसमें फिस्कल डिसिप्लिन की भी कुछ बात की गई है। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? सर फिस्कल डिसिप्लिन अपना जो राजस्व घाटा है उसको सीमा में रखते हुए खर्च करने की जो प्रणाली है अनुशासन के साथ में, वो फिस्कल डिसिप्लिन है। कितना फिस्कल डेफिसिट है अभी भारत का? सर लगभग 55% है। फिस्कल डेफिसिट? यस सर, सॉरी डेट जीडीपी रेशियो सर 55% है, फिस्कल डेफिसिट सर 4.3% है। 4.3% Yes, का अगले साल के लिए अनुमान है। अनुमानित है सर। अभी 4.4% है। थैंक यू सर। अच्छा, और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे बजट में विशेष ध्यान दिया गया है? सर बजट में इस बार कुछ चिंताएं तो व्यक्त। 3 कर्तव्य की बात की गई है, वो 3 कर्तव्य बताइए कौन से हैं? सर एक तो इंक्लूसिवनेस है, दूसरा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है, और एक सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही है। ये कर्तव्य क्यों, इसका कर्तव्य से क्या संबंध है? सर इसमें जो कर्तव्य है ये राज्य के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो कर्तव्य नागरिकों के प्रति है उनका उल्लेख किया गया है कि राज्य इन कर्तव्यों का पालन करे। कोई कर्तव्य पथ भी है क्या? यस सर, कर्तव्य पथ भी है। चलिए ठीक। रामायण किस लैंग्वेज में, रामायण जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? सर महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई वो संस्कृत में है, और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई वो अवधी भाषा में। अवधि में। रामायण में कितने भाग हैं? सर रामायण में यदि मुझे ठीक से याद है 7 कांड है। हाँ, कौन कौन से? सर बाल कांड है, उत्तर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है और किष्किंधा कांड है। मुझे क्रमशः याद भी नहीं है सर। चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सर।